अब किसानों को लेकर बड़ा ऐलान तो आप लोगों की ओर से कर दिया गया है, किसान निधि मंजूर कर ली गई है, लेकिन दूसरी ओर एनसीपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी का ऐलान अपने इस पहले दस्तखत के जरिए प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं किया। इस पर क्या है जवाब आपका, सुधांशु जी? देखिए, फंडामेंटल अंतर था हमारी अप्रोच और इनकी अप्रोच में। 2014 में जब इनकी सरकार गई थी तो 70,000 करोड़ रुपए के किसान कर्ज माफी की बात इन्होंने की थी। अब यह बात बहुत क्लियर है, वो इन्होंने माफ नहीं किया था, वो इंटरिम बजट दिया था, वो पूरा अगले बजट में ले गए थे। अरुण जेटली जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था जुलाई में कि अगर वो 70,000 करोड़ हम इसमें दिखा देते तो भारत की स्थिति और खराब दिखती। तो फिर वो अगले कुछ महीने बाद उसको बजट में दिखाया गया। अर्थात ये घोषणा करते हैं, डिलीवरी नहीं करते। मोदी जी की अप्रोच में क्या अंतर था कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाए। अगर हर गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचेगी, हर गांव में मोबाइल इंटरनेट पहुंचेगा, हर गांव तक जो मार्केट है उसका प्रभाव पहुंचेगा, तो क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट जब गांव का होगा तो किसान की वास्तविक क्रय शक्ति बढ़ेगी। उसे मकान भी मिलेगा, उसे शौचालय भी मिलेगा, उसे स्टार्टअप में भी सहयोग मिलेगा, उसे मुद्रा योजना भी मिलेगी। इस प्रकार से उसका एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यानी समेकित विकास का, जिससे उसके अंदर इनहेरेंट शक्ति आए। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक तरीका हो सकता है कि आप अपने शरीर को एक्सरसाइज करके मजबूत करें। एक है भैया बीमार हैं, चलो कोई बात नहीं, पैरासीटामोल खिलाते रहो, पैरासीटामोल खिलाते रहो। ये उस ढंग पे चलना चाहते थे। हमने ग्रामीण क्षेत्र के ओवरऑल विकास और उसमें किसानों को सशक्त किया। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, हमने किसान की परिभाषा भी बदली है। हमने क्या किया है कि जो दूध का व्यवसाय करने वाले उनको भी किसान के रूप में मान्यता दी है, जो मछली का व्यवसाय करने वाले उनको भी किसान के रूप में मान्यता दी है, जो चरवाहे उनको भी, ताकि किसान से जुड़ी योजनाओं का उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि ये सब गांव के इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसलिए जो मोदी जी की सोच और दूसरों की सोच में भारी अंतर है। वो अपना पुरानी उसी लीग के ऊपर चलते हुए प्रयास कर रहे हैं, उसी पुराने स्टाइल की राजनीति, पुराने स्टाइल की सोच। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, सरकार की ये जो कार्यशैली है, क्या वो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है? इतना बड़ा फैसला किसानों को राहत देने के लिए, देखिए अपने पहले ही दस्तखत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर दिया गया, तो आप लोग तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है नई सोच, नए जोश, जुनून के साथ आगे बढ़ने के लिए। और देखिए पहले ही किसान निधि को मंजूर कर लिया है प्रधानमंत्री ने। धन्यवाद चित्रा जी। सर्वप्रथम पहले एनडीए को बहुत बहुत बधाई कि उनकी सरकार बनी है, और हम चाहेंगे देश के लिए बड़े एजेंडे और बड़े चीजों के साथ में आए। देखिए, किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, वो लखीमपुर की सीट, धौरहरा की सीट और सीतापुर की सीट एक साथ हारने का पहली बार इन्होंने जोखिम उठाया है और किसान ने जवाब दिया है। इस देश में पहली बार किसान आंदोलन के बीच में किसानों के रोड में किसी ने कीले बिछाई तो भारतीय जनता पार्टी बनाई। और मुझे याद है कि आज जो बैसाखी पे सरकार चला रहे हैं, उनके जो दोनों घटक दल हैं, जो बड़े दोनों घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड या तेलुगु देशम पार्टी, दोनों ने किसान आंदोलन में किस तरह भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया था, वो किसी से छुपा नहीं है। और कहा था कि कहीं ना कहीं ये सरकार किसानों को खत्म करना चाहती है। और अभी हाल ही में हमने सुना कि किसानों के लिए क्या बोला कि एमएसपी की बात जो होनी चाहिए, किस प्रकार से जेडीयू ने मांग रखी। आज पहला दिन है, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक आदत है स्ट्राइक रेट और एक पहली बॉट पे स्टिक्स मारने का, वो तरीका है, ठीक है, करने दीजिए। हम इनको बात याद दिला दें कि आप किसानों के खिलाफ न पहले कुछ कर पाए थे, न आगे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि किसानों के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एमएसपी को लीगल गारंटी देने की जो लड़ रहे हैं, वो खत्म नहीं होगी और वो आपको करनी पड़ेगी, और नहीं तो हम आएंगे, हम करेंगे। ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिए। किसानों की आय दोगुनी का जो जुमला चल रहा था, ये जुमला नहीं रह जाएगा। आज आपके पास मजबूत विपक्ष है, जब कमजोर था तब तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। आज हम मजबूत हैं और आज उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और एक पहली पहल की है, ठीक है, हम आगे देखते हैं किस प्रकार से मुद्दे आगे बढ़ते हैं। पहले आप गठन कर दीजिए, कृषि मंत्री तो बता दीजिए कौन है। कि कृषि मंत्री भी प्रधानमंत्री ही रहेंगे। ये बात तो सच है, इतनी देरी क्यों हो रही है सुधांशु जी? अब इसी बात को लेकर समूचा विपक्ष आपको घेर रहा है कि इतनी देरी क्यों हो रही है मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर? नहीं, उस विषय का भी मैं जवाब देता हूं। पहले मैं आशुतोष जी से कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा एमएसपी को कानूनी करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं किसी भी चीज को कानूनी या गैर कानूनी घोषित करना राज्य सरकार का अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर बोथ आर स्टेट सब्जेक्ट। तो आपकी जहां सरकार है, गैर कानूनी घोषित कर दीजिए, कह दीजिए कि एमएसपी कानूनी है। जैसे हमने
धर्मांतरण को गैर कानूनी घोषित कर रखा है अपने राज्यों में, आपने नहीं कर रखा है। क्यों नहीं कर रहे भाई? आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी केंद्र में और खटाखट 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 8,500 रुपए आने लगेंगे। तो अब चुनाव की आचार संहिता समाप्त हो गई, तो जिन राज्यों में सरकार बनी नहीं 8,500 तो 6,500 खटाखट 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 भेजिए ना। या ये केवल जुमलेबाजी थी? जैसे हमने किया था, गुजरात का मॉडल करके दिखाया था, तब जनता के सामने कहा था। क्यों नहीं कर्नाटक में दे रहे भाई? एमएसपी लीगल करिए। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं सबसे ज्यादा डिमांड है। एमएसपी को इलीगल कर दे, बस इसके नीचे नहीं मिलेगा। पहले जीएसटी आने से पहले सेल्स टैक्स होता था। हर राज्य किसी भी उत्पाद का मूल्य अपने राज्य में तय करता था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। कर दीजिए ना। महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले जी की जब सरकार रही तो किया उल्टा। जो शरद पवार जी की पुस्तक है उसमें क्या लिखा हुआ है? वो तो मंडी के खिलाफ लिखा हुआ है मेरे भाई। जाके शरद पवार जी की पुस्तक पढ़ लीजिए। और केरल से, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां एपीएमसी एक्ट नहीं है। तो आप कहेंगे केरल की परिस्थिति अलग है, तो फिर मान लीजिए हर राज्य की परिस्थिति अलग है, तो परिस्थिति के अनुसार लागू कर दीजिए। ये होता है भ्रम फैलाना और हकीकत में कार्य न करना। ठीक है, बाकी लोगों के पास आना है। आशुतोष जी, हिमाचल में लागू कर दी ना, करिए जिन राज्यों में आप आ गए। हाँ, 10 सेकंड में जल्दी से बाकी लोगों के पास। ये अंतर होता है भारतीय जनता पार्टी की सोच में और हम लोगों की सोच में। ये इंडिया की सोच है। हमारे लिए इस देश का किसान, चाहे वो केरल का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र, एक ही होता है। आप राज्योवार एमएसपी घोषित करेंगे, हम जो अपने मुद्दे हैं वो लेके खड़ेंगे। जातीय जनगणना हमारा प्रमुख मुद्दा है। एमएसपी की लीगल गारंटी देना हमारा काम है। हम क्षेत्रों वाइज नहीं करने आते कि तुम मेरी सरकार में हो तो किसान है। इस देश का किसान वो अन्नदाता है जिसने कोविड और कोरोना जैसी महामारी ने इस देश को निकालने का सबसे प्रथम काम किया है। 2 लाइन में मैं आपसे जवाब चाहूंगी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, सबने समर्थन किया, सारी की सारी पार्टियां, कोई भी इसमें अपने आप को पीछे दिखाना नहीं चाहता है। मुझे जरा ये बता दीजिए, जातिगत जनगणना के बाद बिहार में क्या बदल गया आशुतोष वर्मा जी? कम से कम एक मॉडल स्टेट तो है आपके सामने ना, जातिगत जनगणना कराने वाला। क्या बदल गया? नहीं, बिल्कुल बदल गया। देखिए, जातिगत जनगणना होने के बाद जब आपको स्थिति समझ में आती है कि आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आपने क्या पाया अब इतने सालों से, आजादी के बाद से आप कहां पर हैं। आज भी जातिगत जनगणना इस देश का सबसे मूल एक्सरे है। नहीं, उसके बाद ही सही है। बिहार में क्या बदला ये पूछ रही हूँ आशुतोष जी। उसका श्रेय तो बीजेपी भी लेती है कि हमने समर्थन किया, आप भी लेते हैं, आरजेडी। लेकिन मैं चाहूंगी बदला क्या? कम से कम हम लोगों को भ्रम में तो नहीं रखें कि जातिगत जनगणना होने के बाद एकदम काया पलट हो जाएगा। और आपको पता है आशुतोष वर्मा जी, बहुत सारे पैमाने पर बिहार बहुत पीछे खड़ा हुआ है, पिछड़ा राज्य है। अब उसके लिए आप बीजेपी को भी घेर सकते हैं, जेडीयू को भी घेर सकते हैं, आरजेडी को भी, बाकी लोगों को भी। लेकिन मैंने आपसे पूछा, 2 बातें बताइए ना सर, क्या बदल गया जातिगत जनगणना के बाद? 2 बातें जल्दी से। चित्रा जी, बदलाव दीर्घकालिक होता है। 2 दिन के अंदर जाति जनगणना करने के बाद आप नहीं बदल सकती हैं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि इस देश में कहां पे पिछड़े हैं, कहां पे दलित है, कहां पे अल्पसंख्यक है, तो उनके हिसाब, उनके अफर्मेटिव एक्शन लिए सारी पार्टियों को पता होता है, उसी के आधार पर वो अपना वोटों का बंटवारा करते हुए। मैं आपको बता रही हूँ सर, सवाल तो है। हाँ, सवाल तो है, लेकिन ये बात भी सच है कि कौन से हिस्से में कौन सी जातियां कितनी ज्यादा हैं, क्या इसके बारे में जानकारी नहीं। जाति के आधार पर जब टिकटों का बंटवारा होता है, इस मामले में कोई भी पाक साफ नहीं है, ना बीजेपी ना आप, कोई भी नहीं। हर जगह पर जाति के आधार पर आप टिकटों का बंटवारा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राजनीति नहीं चमकाना चाहिए, लोगों की जिंदगी को बदलने का काम होना चाहिए, जो नहीं होता है। दलितों की स्थिति आज भी वैसे ही क्यों है, उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल पूछेंगे ना। पिछड़ों की स्थिति वैसे भी कौन है जो पिछड़ों का हक खा जाता है, ये सवाल पूछा जाएगा। अब बिहार से कब होगा उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मैं आ जाती हूँ आनंद दुबे जी, आप जरा बताइए, अब ये बड़ा फैसला कृषि के मद्देनजर लिया गया है, वो क्यों नहीं विपक्ष को अच्छा लग रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में भी किसानों का कितना बड़ा मुद्दा है, जहां पर इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव, हरियाणा में भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसानों के मद्देनजर ये जो बड़ा फैसला लिया जा रहा है नरेंद्र मोदी की ओर से, इसकी तो सराहना की जानी चाहिए ना। किसान निधि सम्मान तुरंत। चित्रा जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो एनडीए को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हम शुभकामना देते हैं। चित्रा जी, हम सरकार में नहीं, हम विपक्ष में बैठे हैं। हमारा काम है सरकार की आलोचना करना, सरकार को घेरना, अगर सरकार अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करती। ये हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है, हम करते रहेंगे। बिल्कुल। सरकार से हम उम्मीद क्या कर रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आप जो काम नहीं कर पाए हो, इस 5 वर्षों में आप करके दिखाओ। और वो क्या काम है?